हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल पर बने रहे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीपीएससी में कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे नंबर। दोस्तों इसका पहला प्रश्न है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। पहला है सेटल जोड़, बी है फाइबर्स जोड़, सी है कार्टिलेजियंस जोड़ और डी है सिनोवियल जोड़। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों डी है। क्या आएगा? डी, सीओ। इसका है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बेगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं कि पहला ऑप्शन है सूखा प्रतिरोध के लिए, बी है कीट प्रतिरोध के लिए, सी है जीवाणु प्रतिरोध के लिए और डी है फफूंदी प्रतिरोध के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आएगा कीट प्रतिरोध के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे चले हम। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? दोस्तों ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट आंसर दोस्तों विटामिन के आएगा। विटामिन के की कमी के कारण शरीर में जो खून का थक्का बनने का कारण बनता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो इसका है ऑप्शन सी है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। हम आगे चलते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इसके आंसर की जो है वो मैं आपको यहाँ पे इसमें अपलोड कर दूंगा, या चाहे तो आप इसको मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ से हम आगे चले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है IIF भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो देहरादून में। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये? देहरादून में। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह क्षेत्र जो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है दोस्तों, तो उसका पहला ऑप्शन है इकोस्फीयर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी इको बाउंड्री, ऑप्शन सी है इकोटिवन, ऑप्शन डी है इकोटोन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इकोटोन। इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तृप्त स्थल कहलाता है? पहला ऑप्शन है थार मरुस्थल, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है दक्कन का पठार। तो दोस्तों ये छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन के हमारा राइट आंसर जो आएगा वो दक्कन का पठार है दोस्तों, क्योंकि दक्कन के पठार में ये जगह जो है, ये दक्कन का पठार जो है वो हमारे जैव विविधता तृप्त का स्थल है। और ये दोस्तों तो यहाँ का जो दक्कन का पठार है दोस्तों, ये इस जगह पर काफ़ी बढ़िया और रोमांचक जो जगह है, ये बहुत ही अच्छी दक्कन का पठार है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जैव विविधता तृप्त के लिए इसका ऑप्शन आएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति का मापन किया जाता है। वायु की गति का मापन किससे होता है दोस्तों? किससे होता है बताइए आप? वायु की गति का मापन किससे होगा? आप, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और अधिकतर ये क्वेश्चन में आते रहता है। ऑप्शन में आपको फिर बोल के सुना देता हूँ। ऑप्शन ए है बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर के द्वारा, और ऑप्शन डी है एनीमोमीटर द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो है, बताइए फटाफट मुझे क्या ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक ठोक दो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में हम आगे चले यहाँ से।
अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि दोस्तों कौन सा प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है। फिर दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपको बायोग्राफी से रिलेटेड या पूछ लिया है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस के ऊपर जो भी दिया हुआ है आपको बिल्कुल उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बिना अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप नंबर लाने में चूक जाए। ठीक है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन मैंने आपको भी बताया कि पारा प्रदूषण है, ऑप्शन बी है केडियम प्रदूषण, ऑप्शन सी है आर्सेनिक प्रदूषण, ऑप्शन डी है नाइट्रेट प्रदूषण। तो ये आपके पास प्रश्न आ गया, पूछा क्या है उसने कि मनुष्यों के अंदर इटाई रोग कौन सा इटाई रोग पैदा करता है, कौन सा प्रदूषण, पारा प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण और नाइट्रेट प्रदूषण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये मनुष्य के अंदर इटाई जो रोग पैदा करता है वो कैडमियम के प्रदूषण के कारण ऐसा होता है। किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आगे समझ में, ऑप्शन इसका बी राइट है। आगे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को, ये आ गया यहाँ पे, किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य माना गया है। दोस्तों क्वेश्चन आपको इस तरीके से घुमा फिरा के पूछेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका आंसर राइट है या गलत। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे धैर्य बनाने की आवश्यकता है, आप बिल्कुल राइट ऑप्शन करेंगे। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है FPO, ऑप्शन बी है ISI और ऑप्शन सी है BEE और ऑप्शन डी है हॉलमार्क। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है फटाफट करके मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न हैं और ये अधिकतर प्रश्न में मतलब पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए इसका फटाफट इसका राइट आंसर क्या आएगा। मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है FPO, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों, तो आप बताइए यहाँ से किसका है। ऑप्शन ए है आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, और ऑप्शन बी है एलोपैथी, रोग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, और ऑप्शन सी है एलोपैथी, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। ऑप्शन डी है आयुर्वेद तथा एलोपैथी, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। दोस्तों आपको मैं पहले तो ये बता दूं कि जो आयुष है, आयुष किसका संक्षिप्त नाम है। तो पहले आप ये देखिए कि आयुष जो है वो इस नाम में कौन सा नाम मैच हो सकता है। अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है और अगर तुक्के लगाना की सोच रहे हैं, तो तुक्का लगाने से पहले दोस्तों आप पहले तो ये चेक कर लें कि क्या आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले तो ये बता दूँ, आयुर्वेदिक से ए बनेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, आयुर्वेदिक से ए, योग से वाई, और सांस्कृतिक को कल्चर बोलते हैं, और जैसे चिकित्सा को हम क्या बोलेंगे, चिकित्सा ट्रीटमेंट बोलेंगे उसको। ठीक है, यूनानी को US बोलेंगे या सिद्ध, और होम्योपैथिक जो है होम्योपैथिक एक मतलब एक मान लेते हैं कि जैसे मेडिकल नाम है। तो इसका राइट आंसर देखो AU यहाँ से मैच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए लिखा है, इसमें ई आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन ए और डी पड़ता है। तो ऑप्शन डी, और इसमें आप ये देखिए यहाँ पे लिखा आयुर्वेद का ए आ गया है, एलोपैथी इसमें ई आएगा, तो ये तो नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट ए और वाई दो अक्षर मैच हो गए। आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, इसका राइट आंसर जो आएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर जो है आयुष किसका संक्षिप्त नाम है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। और ये बिल्कुल आप इसको मिला के देख लीजिएगा आंसर को, क्योंकि मुझे इतना कन्फर्म
नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो आएगा वो यही आएगा, क्योंकि आयुष का किसका संक्षिप्त नाम है दोस्तों, तो वो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी का ही संक्षिप्त नाम है। ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि कोई ऐसा बंदा हो जिसको क्लियर नहीं दिखे, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन अगला है 11। भारत में कोयले के सकल उत्पाद के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पांचवा। तो आपके पास टाइम देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। इसके अंदर आपको मैं एक बढ़िया सी टिप्स देता हूँ, ऐसी टिप्स जो आपको अभी तक किसी ने नहीं दी होगी। ठीक है, ये टिप्स देख लो, उसके बाद हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले मेरी टिप्स ये है कि जो भी बंदा MPPSC या UPSC की तैयारी कर रहा है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए या मोस्ट इम्पोर्टेंट वो IMP भी लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आपका पेपर जो है उसमें आपको जो प्रश्न पहले आते हैं, ठीक है, जो प्रश्न आपको पहले आते हैं उन प्रश्नों को पहले करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप किसको दे, आपको जो आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उन क्वेश्चनों को आप पहले करेंगे। ओके, ये मेरा एक सजेशन भी है। और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा मैं ये भी बता दूं। पहला बेनिफिट आपका ये होगा, आपका टाइम जो है, टाइम की बचत होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका ये होगा कि आप जहाँ पे आपका IQ की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे बताया कि इस तरीके से भी आप अपना लॉजिक लगाकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि 100 में से आपको 40 क्वेश्चन कन्फर्म आ रहे हैं, और हर बंदे का मैं आपको बता दूं, जिस बंदे ने नहीं भी पढ़ाई करी है वो भी अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो 27 क्वेश्चन तो परफेक्ट तरीके से वो राइट करके आएगा। लेकिन हम बंदे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, और हम तैयारी करके ही एग्ज़ाम देंगे, ये हम सबका एक प्रॉमिस है। यानी कोई ऐसा तो नहीं बंदा जो बिना तैयारी के एग्ज़ाम दे रहा हो। तो दोस्तों मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करिए। 100% का मतलब ये होता है कि आपका 100%, ठीक है, PSC का 100% नहीं। ठीक है, आपका 100% दीजिए, एग्ज़ाम आपको बता देगा कि आपका कितना परसेंट था। ठीक है, आपका 100% एग्ज़ाम के लिए कितना परसेंट है। ठीक है, 40%, 50% ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 40 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, जो परफेक्ट आपको आएंगे। ठीक है, आप जब पेपर पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 40 से 45 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे चले हम, तो आगे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बचते हैं आपके पास कितने 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका 40 क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले करिए। फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। और सेकेंड में आपको ये है, सेकेंड में कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप बिल्कुल टाइम दीजिए। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन करके आइए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास ये है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलते हैं हम हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, भारत में कोयले के सकल उत्पाद के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पाँचवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट मुझे कमेंट करके कमेंट में लिख दीजिए फटाफट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आएगा तीसरा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी आएगा इसका। इसके बाद में आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी है सतना और ऑप्शन डी है बुरहानपुर। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए
कि कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुझे ये बताइए दोस्तों कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एमपी के रहने वाले हैं, है ना, एमपी के रहने वाले हैं, हम किसान के बच्चे हैं, ठीक है, किसान के बच्चे हैं ना। चलो ठीक है, जिसके पास खेती वगैरह नहीं हो पर फिर भी उसको नॉलेज तो इस बात का बिल्कुल है भाई, खेती नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अफसर बन जाओ आप, और अफसर बन जाएंगे तो खेती की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि खेती की तो सबको ज़रूरत पड़ती है, सॉरी दोस्तों, है ना। ये तो एक मेरा एक पर्सनल सजेशन था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा जिला है जो कपास और केले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में आपके सामने ये है लिखे हुए, ऑप्शन ए है मंदसौर, ऑप्शन बी है शहडोल, ऑप्शन सी है सतना और ऑप्शन डी है बुरहानपुर। तो आप दोस्तों मुझे फटाफट ये बताइए कि जब हम जैसे महाराष्ट्र से बुरहानपुर मतलब लास्ट है, एमपी का लास्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, यानी जहाँ से ये बॉर्डर लग जाती है इसकी, ठीक है, बॉर्डर लग जाएगी तो यहाँ से क्या लग जाएगा, महाराष्ट्र। और आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र जो है वो केले की खेती के लिए बहुत ही मतलब बताया जाता है कि केला बहुत उत्पादन होता है वहाँ पे। इसी के साथ में दोस्तों ये जो महाराष्ट्र, आप देखो सतना कहाँ पर है, सतना नहीं है वहाँ पे, शहडोल नहीं है, मंदसौर नहीं है, तो आपको सीधी सी बात ये है कि इसका ऑप्शन मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि बुरहानपुर जो एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर कपास और केले के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों। अब आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि लाडली बहना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना स्कीम लागू की गई है, और उसमें ये बता दिया गया है हर महिला और हर माता बहनें जो ये वीडियो देख रही है या फिर हमारे भाई देख रहे हैं तो उनको भी ये पता होगा कि लाडली बहना योजना में प्रधानमंत्री ने और सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ने कितने रुपए की राशि देने की बात कही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट है, आपने पहले ही टिक लगा दिया है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सहारिया, ऑप्शन बी बेगा और ऑप्शन सी है भूमिया। उपयुक्त डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जनजाति के ऊपर एमपीपीएससी में 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्ज़ाम में 1 से 3 क्वेश्चन जनजाति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो है इसको इस चीज़ को आप हल्के में न ले, क्योंकि आप इस चीज़ को आप हल्के में न ले, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जनजाति के ऊपर से एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। और इसका मैं आपको राइट आंसर भी बता दूं कि दोस्तों जो सहारिया है सहारिया जनजाति जो है इसको खुटिया पटेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारे जो भी एसटी के भाई होंगे, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उन्होंने ये आंसर को पहले ही टिक कर लिया है, यानी उसका राइट आंसर उन्होंने लगा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यारों दोस्तों से दोस्ती बढ़ाओ, और सभी स्टूडेंट हमारे भाई हैं उनसे आप बिल्कुल अपने नॉलेज को साझा करें, शेयर, क्योंकि जो बंदा अपने नॉलेज को शेयर करेगा वो क्वालिफाइड हो जाएगा। यानी नॉलेज को इकट्ठा एक जगह नहीं करना है, शेयर करना है ना। सॉरी दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ये थोड़ा वापस हो गया है तो मैं आपके लिए वापस जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15वां क्वेश्चन है। ये हमारे पास भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। डिंडोरी, अलीराजपुर, निमाड़ी या मंडला। फिर एक बार ऑप्शन सुन लीजिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या व घनत्व वाला जिला। यहाँ पे एक चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि वो एक चीज़ पूछ रहा है आपसे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, और कौन सी की जनगणना, 2011 की जनगणना का पूछ रहा है, 2023 की जनगणना या 22 की जनगणना नहीं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे पूछा उसने
कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। इतनी चीज़ पर आपको फोकस करना है और आपने इसका कुछ बंदों ने लगा भी दिया होगा। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इसका है डिंडोरी, क्योंकि डिंडोरी जो है वो बिल्कुल ही कम जनसंख्या वाला जिला है। मेरे भाई लोगों ने उधर लगा दिया है, ठीक है। आपको यहाँ तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मेरे कुछ भाइयों को कन्फ्यूज़न होगा, बोल रहे होंगे कि सर कि निमाड़ी आएगा या मंडला बोल रहे हैं या अलीराजपुर बोल रहे हैं। तो मेरे भाई लोगों में आपको बता दूं कि वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है, ठीक है, न कि हमसे वो कुछ ऐसा पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। अब वो उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। आगे हम चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। यहाँ से आप बोलोगे सर आप इंग्लिश वाला फटाफट क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों इंग्लिश वाला जो है वो आप सब हिंदी वाले ठहरे यार। मध्य प्रदेश के हमारे सब भाई हिंदी, बहनें भी हमारी हिंदी पढ़ती है, हिंदी को अच्छा जानती है, तो हिंदी में ही बताएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो हमारे भाई हो पहली मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरला ग्रेवाल थी, नंदिनी सतपथी थी, आनंदीबेन पटेल थी या द्रौपदी मुर्मू थी। तो आप कौन थी, आप मुझे फटाफट करके बताइए दोस्तों। फिर रिटर्न हो गया, गलत जगह अपन ने उसको क्लिक कर दिया, इसलिए आप भी अपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन न ले, नहीं तो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, तो मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो आएगा सरला ग्रेवाल थी। आप बोलोगे सर आनंदीबेन पटेल थी। तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल जो है वो कहाँ पे थी, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल जो है वो दूसरे राज्य में भी रह चुकी है। तो सबसे पहले जो है पहली महिला राज्यपाल है वो सरला ग्रेवाल है। तो यहाँ से इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों। 500, 1000, 2000 या 5000। एक बार फिर मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में एमपी में ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके के जो आते हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। तो मेरे भाइयों आपको मैं फिर बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ले। हमें दूसरी बार नहीं देना है प्रीलिम्स, एक बार देना है बस, और एक बार में क्लियर करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, फटाफट करके मुझे बताइए क्या होगा। न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए दोस्तों। इसके राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ यार, ऑप्शन ए आएगा। और कुछ भाइयों ने मेरा लगा भी लिया है क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, कम से कम 1000 जनसंख्या होना चाहिए ग्राम पंचायत आपके गांव में खोलने के लिए, ठीक है। और गांव वाले तो मेरे भाइयों ने सबने लगा ही लिया है क्योंकि उनको 100% पहले से पता है, शहर वालों को नहीं पता है, इसलिए बोल रहे हैं गाँव वालों से जानकारी लो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन को फिर से आप ध्यान से नोट डाउन कर ले कि कितनी बार, क्या पूछ रहा है वो, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो वो दोस्तों 3 बार लागू हुआ। आप बोलोगे सर 3 बार कैसे लागू हो गया। तो दोस्तों यही तो पिक्चर है कि यहाँ मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जब अगर मान लो कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है अचानक, या कोई पीएम वगैरह नहीं होता है, सॉरी सीएम नहीं होता है या राष्ट्रपति, तो उस समय अपना जो इसका जो मतलब शासन है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब शक्ति जो है वो किसके पास चली जाएगी, प्रेसिडेंट के पास चलेगी, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ये 3 बार लग चुका है, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन से मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति यानी मुख्यमंत्री सीएम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता करता है। कहने का मतलब है कि अगर सीएम अगर नहीं हो और आपको मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन है गृह मंत्री, या वो सॉरी गृह मंत्री, ऑप्शन ए है मंत्री गृह विभाग, या मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री, या मंत्री वित्त विभाग, मंत्री संसदीय कार्य विभाग। तो दोस्तों इसका तो आपको आंसर पता ही है
क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा एक बंदे को मंत्री बनाया जाता है। उस मंत्री का काम होता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, फिर ये रिपीट हो चुका है, आपको इसके लिए मैं खेद हैं, हम वापस वहीं आ गए हैं, इसलिए हम क्वेश्चन की ओर फिर जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन बी है द्वारका प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी है भगवंत राव मंडलोई। इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट करके मुझे कमेंट कर दीजिए। और आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट सीएम कौन है? आपके पास ऑप्शन ये रविशंकर शुक्ला है, ऑप्शन बी है द्वारका प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी है कैलाश नाथ काटजू और ऑप्शन डी है भगवत राव मंडलोई। आपने अगर जीके पढ़ा है तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है रविशंकर शुक्ला आएगा, क्योंकि फर्स्ट मध्य प्रदेश के एमपी के फर्स्ट सीएम जो बने हैं वो रविशंकर शुक्ला बने हैं, फर्स्ट मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? एक बार फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य मानव अधिकार, अब राज्य मानव अधिकार की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार से रिलेटेड हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप राज्य मानव अधिकार बिल्कुल पढ़े और आप इसका गठन कब हुआ है, इसके सदस्य कौन है, इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़े। अब हम चलते क्वेश्चन की ओर। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर बताओ फटाफट, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर, लेकिन उसके पहले आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट कमेंट करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है दोस्तों बी मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों ये राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति गठन की जाती है। किसकी यह गठन किया जाता है दोस्तों? राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट डाउन करके चलिए। यहाँ पे लिखा रहा है मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से अधिनियम 2021 के अंतर्गत अशासकीय सदस्य हो सकते हैं कितने? 3। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। बताइए क्या हो सकता है? मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं, लेकिन आप मुझे पहले कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है फटाफट। आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो एमपीपीएससी में आपको इसका राइट आंसर आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ये अभी केवल टेस्ट चल रहा है, अभी एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम जब दोगे तो आपका अपना क्वेश्चन केवल आंसर आपको ही अपने बुक्स में लिखना है, किसी को नहीं बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में इसमें जो है वो दोस्तों 5 जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय सदस्य कितने हो सकते हैं? वो दोस्तों 5 हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसको पढ़ लीजिएगा, एमपीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। आप बोलोगे सर कथन क्या होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि कथन यानी उसके बारे में, राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में क्या कहा गया है उसके ऊपर विश्लेषण हो रहा है। पहला ऑप्शन है मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 2 है दूसरे ऑप्शन में ये है कि आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। दोस्तों ये 2 आपके पास पॉइंट दिए हैं, आपको केवल ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से पॉइंट दोनों ही सत्य है या दोनों गलत है, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए है कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, और ऑप्शन सी में कथन 1 व 2 दोनों की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है दोनों ही गलत या दोनों ही कथन सत्य है। आपको बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर फटाफट करके मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर बताइए फटाफट दोस्तों। इसके दोनों ही कथन सत्य है। इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथन जो है ये दोनों ही कथन सही है। मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान भी करना भी है एक। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। आपके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों फिर यहाँ पर बात हो गई है यूपीएससी के। ठीक है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 328 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 238। इसका राइट आंसर क्या है फटाफट मुझे बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 315। ठीक है, अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के बारे में लोक सेवा आयोग का प्रावधान और संविधान के अनुच्छेद में इसका 315 में वर्णन है। आपको जो संविधान के अनुच्छेद है वो पूरे मैं आपको बता देता हूँ। संविधान के जो भाग है वो कितने हैं, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ये संविधान में कितने कुल भाग है तो मैं आपको बता दूँ संविधान में जो है वो 22 भाग है और अनुच्छेद जो है यानी आर्टिकल कितने हैं, एक से लगाकर कितने हैं दोस्तों बताइए फटाफट मुझे। कितने टोटल है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कितने हैं टोटल, कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, टोटल जो है वो 394 से 95 है। ठीक है, 394 से 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्विष्ट है? ऑप्शन ए है प्रथम सूची भारत के संविधान में, ऑप्शन बी है द्वितीय सूची भारत के संविधान में, ऑप्शन सी है तृतीय सूची भारत के संविधान में और चतुर्थ अनुसूची भारत के संविधान में। दोस्तों यहाँ पे पूछा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के बारे में किस में है दोस्तों। मैं आपको इसका आंसर फट से बता सकता हूँ। कुछ लोगों ने इसका राइट आंसर लगा भी लिया है क्योंकि इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों जो द्वितीय सूची के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनकी सभी के वेतन के जानकारी जो है द्वितीय अनुसूची में दी गई है। ये आप एक जरा में इसको आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है कि जो द्वितीय सेकंड अनुसूची है यानी द्वितीय अनुसूची है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो भी है उन सभी के वेतन के बारे में बात लिखी गई है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? 15 जनवरी 1994 को, 1 फरवरी 1994 को, 15 मार्च 1994 को और ऑप्शन डी है 15 अप्रैल 1994 को। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि किसकी बात कर रहे हैं हम, राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अस्तित्व में आया दोस्तों। ठीक है, यानी पब्लिक जागरूक हुई, पब्लिक को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी एक तरीके का मतलब निर्वाचन आयोग है। ये कब पब्लिक को पता चला दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 1 फरवरी 1994 को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का आयोग अस्तित्व में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? नीति आयोग पूरा पढ़ ले। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए। बी है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं और डी है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 27 है नीति आयोग। तो नीति आयोग में आपको एक बात और भी बता दूं, ये भी आप बिल्कुल ही आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। क्योंकि जो नीति आयोग को कौन संभालता है दोस्तों, एक बार मैं आपको बताऊँगा, आप समझ जाओगे। नीति आयोग जो है, नीति आयोग को कौन संभालता है? पीएम संभालते हैं। पीएम कौन है अभी हमारे? नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नीति आयोग के जो अध्यक्ष है और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सब पीएम करेंगे। कौन करेगा?
सभी काम जो है वो पीएम करेंगे। आप यहाँ तो आप इसको एक मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ नीति आयोग की। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए तो मैं आपको एक हल्का हल्का ट्रिक बता देता हूँ, बिल्कुल सरल ट्रिक है, आप इसको ज़्यादा हाइट न ले, पीएम करेंगे, ठीक है। आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनाना है कि भैया नीति आयोग में कौन कुछ क्या करेगा, तो वो हमारे पीएम करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन बी है, ठीक है। फटाफट दोस्तों कमेंट भी कर दो, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखते देखते कमेंट करके लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है IAS प्री GS ऑल एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो IAS प्रीलिम्स की तैयारी करवाते हैं, और ये सभी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन और तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी जो हमारी क्लास है वो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तर्क सत्कर्ता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आयोजित की गई थी? शांता सिन्हा के, बी है के संथानम के, सी है विभा पार्थसारथी के, और डी है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, के संथानम के द्वारा ये समिति का। आपको एक शॉर्ट फॉर्म में याद करवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी अगर मान लो कि सलाह या मार्गदर्शन की बात है, तो सलाह और मार्गदर्शन कौन हमें देता है दोस्तों? के संथानम देता है। तो इसको एक इंटरलिंक करके जोड़ के चलिए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति। ऑप्शन फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये कहीं घुमा दिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ऑप्शन ए पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, या विज्ञान या प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति, या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। दोस्तों बिल्कुल आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। जब आप प्रश्न को बिल्कुल पढ़ेंगे ना, जब आप प्रश्न को बिल्कुल पढ़ेंगे और आपने केवल सुना होगा या फिर आपने बिल्कुल हल्के हल्के में पढ़ा होगा, तब भी आप इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों, क्योंकि आप समझ गए हैं कि इसका राइट आंसर जो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसके लिए? राज्य सूचना आयुक्त के लिए, ठीक है। काफ़ी आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन हल करेंगे तो बिल्कुल आप PSC क्रैक कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ? अब दोस्तों बात हो गई है यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का गठन हुआ है दोस्तों। ये आपको मैं आपको फिर बता दूं कि ST पूरा पढ़ लीजिए, ST SC दोनों पूरा पढ़ लीजिए, ST SC एक्ट भी पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। ST SC जो कल्चर है वो भी पूरा पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि ST SC जो है वो इसके ऊपर 45 या 46 जो क्वेश्चन मतलब परसेंटेज है वो इसके बारे में ही पूछा जाता है। फिर एक बार रिपीट करेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का गठन हुआ? दोस्तों अनुच्छेद है 332, अनुच्छेद है 332, अनुच्छेद है 338 और अनुच्छेद सी है 342, अनुच्छेद डी है 328। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 338 में दोस्तों SC यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है दोस्तों। वो किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 338 में। आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, 338 को आप SC से जोड़ दीजिए, SC राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। 338 से मुझे याद है कि आपको ये याद हो चुका होगा, 338 किससे संबंध रखता है? SC अंतर्राष्ट्रीय क्या आएगा? ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके द्वारा, मतलब कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों? 338 में। किसका? SC का, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो को बिल्कुल देखते रहे, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से आप पीएससी की लिए तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? आप ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है रोम। इन चारों में से दोस्तों कौन सा राइट आंसर है, फटाफट करके मुझे बताइए। तो आपको मैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है रोम। रोम जो है, रोम शहर जो है, रोम शहर में खाद्य और कृषि संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। आप ये याद रखना किसका मुख्यालय है दोस्तों, इसको इंटरलिंक कर दो। खाद्य का समझ लो कि खाद्य का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। इसको बस ऐसा जोड़ दीजिए। खाद का अगर आपसे कोई पूछे कि भैया खाद का मुख्यालय कहाँ मिलता है, खाद कहाँ मिलता है, आप ये ऐसा बोल दो कि रोम में मिलता है। ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा मिलता नहीं है। मैं पीएससी का ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे भैया कि भैया खाद कहाँ मिलता है, मुझे खाद देना है गेहूँ में, तो मुझे खाद कहाँ लेनी हो, तो आप उसको बोल दो भैया खाद लेने रोम जाओ, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना 2017 से सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि मंत्रालय से है, विद्युत मंत्रालय से है, या रक्षा मंत्रालय से है, या दोस्तों फिर लास्ट में आता है हमारा कानून एवं न्याय मंत्रालय से। दोस्तों सौभाग्य का मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सौभाग्य का मतलब क्या होता है। सौभाग्य जो होता है दोस्तों, वो होता है मतलब किसी का अच्छा, मतलब लाइफ में उसको अच्छा से अच्छा हो। तो दोस्तों वो या तो कृषि मंत्रालय है, या विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून न्याय मंत्रालय है। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत मंत्रालय। सौभाग्य योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? विद्युत मंत्रालय से। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यार जब हम आज की 20-25 साल पहले हम देखते थे कि ये लाइट की हमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, और अभी जो 2017 में विद्युत विभाग एक नई योजना लेके आई जिसका नाम है सौभाग्य योजना। उसके अंतर्गत लाइट के में आपको मतलब आपको इसमें कुछ यूनिट और कुछ बेनिफिट्स और भी मिले, जिससे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आपको इसमें छूट भी दी गई है। ठीक है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसका जो है विद्युत मंत्रालय आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अप्रैल 2023 का भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? आप देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि एमपीपीएससी क्या कर रही है, आपसे पुराना नॉलेज नहीं पूछ रही कि आप उसको जियोग्राफी का नॉलेज बताओ, हिस्ट्री का बताओ, पॉलिटिकल बताओ, पंचायती राज व्यवस्था बताओ, या फिर संविधान बताओ, या फिर कोई एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, बायोग्राफी के बारे में बताओ, इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ। ये वो नहीं पूछ रही है। आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि सबसे पहले एमपीपीएससी क्या कर रही है कि जनरल नॉलेज को वो जीएस से कनेक्ट कर रही है। जो आपका जनरल नॉलेज है उसको मतलब आपका जो सामान्य नॉलेज है उसको सामान्य अध्ययन से कनेक्ट कर रही है। और अभी जो हाल ही में जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको वो किससे रिलेटेड मतलब रिएक्ट कर रही है। जो हाल ही में जो करंट जो चल रहा है उसको वो हिस्ट्री से या पॉलिटिकल से कनेक्ट कर देती है। तो आप फिर समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं, आर हरि कुमार बने, मंगल राय बने हैं, गुरप्रीत पाल सिंह बने हैं। दोस्तों फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों है, आपने लगा दिया है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आएगा मनोज पांडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है श्री गणेश वासुदेव मालवकर, बी है सरदार हुकुम सिंह, सी है श्री नीलम संजीव रेड्डी, और ऑप्शन डी है श्री बली राम भगत। ठीक है,
ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से राइट आंसर मुझे बता दीजिए। थोड़ा हो सकता है कि आपको भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल बता देंगे आप, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ कि दोस्तों आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी होते हैं वो काफ़ी चर्चित होते हैं और उनके नाम भी काफ़ी बार बार लोग मतलब लेते हैं या लिए जाते हैं, ठीक है। अभी की बात हो तो आपको 80% आप बिल्कुल सही कर दोगे क्योंकि आप न्यूज़ बिल्कुल कवर करते हैं। लेकिन बात जब फर्स्ट की हो तो फर्स्ट में तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन इसका राइट रहेगा क्योंकि ऑप्शन जो इसका है वो ऑप्शन ए है, वो राइट आंसर है श्री गणेश वासुदेव मालवकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अब इस बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया मतलब कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था। क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपने साप्ताहिक पत्रिका या फिर मासिक पत्रिका, कहने का मतलब है कि आपने करंट अफेयर्स जो आता है मंथली या वीकली वाला पढ़ा है तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमारा प्रश्न जो है कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग की एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण, पहला वाला नहीं दूसरा संस्करण का मेजबान था। तो दोस्तों भोपाल, पुणे, किन्वासा या डी है जोहान्सबर्ग। आप बोलोगे सर आपने ऑप्शन फिर आगे पीछे बता दिए, एक बार फिर सही सुन लो। ऑप्शन ए है किन्वासा, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है जोहान्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है पुणे, क्योंकि एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान जो था वो कौन बना था, पुणे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। मध्य प्रदेश के, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप फटाफट बोल दोगे सर दिल्ली विल्ली नहीं है। एक बार यही तो कंफ्यूजन कर देते हैं मेरे भाई कि एग्ज़ाम का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और उन्हें सही पर्सन यानी सही व्यक्ति उनको मिल जाए। लेकिन आप भी बिल्कुल सही है, जल्दबाजी ना करें, धैर्यपूर्वक करें, आप भी बिल्कुल क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है इंदौर। एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है इंदौर। कहाँ पे होगा दोस्तों, फटाफट करके मुझे बताइए कहाँ पर होगा। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। किसका, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 हाल ही में अभी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर हुआ, इंदौर में, ठीक है। इसके बाद में आगे चले हम, फिर हमारे पास वही सिस्टम हो गया कि हम वापस रिटर्न हो गए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्वेश्चन हमारे पास फिर बिल्कुल वही वाला आ गया है हमारे पास कि आप उसको आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन है नंबर है 37, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोग जाके सीधे ठोक देंगे मऊ, है ना, क्या ठोक देंगे, मऊ, है ना। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है ना, कि मऊ लगा देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बंदे बिना पढ़े ही डायरेक्ट जबलपुर लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अधिक सभी को पता है कि जो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो दोस्तों वो है मऊ में की है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसके बाद में आगे चले हम, आगे दोस्तों ये है कि आपको अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है। रंगास्वामी का पोलो से, दूसरा है महल ट्रॉफी क्रिकेट से, यदविंद्र
कप हॉकी से और रोवर्स कप फुटबॉल से। आपके पास ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 हम अगर देखें तो 1 2 3 4 में जो लिखा है कि रंगास्वामी कप पोलो से रिलेटेड है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। और शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये सही है। इसके बाद में यादविंद्र कप हॉकी से रिलेटेड, ये भी सही है। और ऑप्शन जो 4 है रोवर्स कप, वो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों तीनों सही हैं, इसलिए जो है कि हमारा ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर है हमारा, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए लुका मॉड्रिक, ऑप्शन बी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है रोनाल्डो, ऑप्शन डी है डिएगो फोरलान, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या है बताइए दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन बॉल की पुरस्कार की बाद में। और कब जीता है दोस्तों? फीफा विश्व कप 2022 में। तो किसने जीता है दोस्तों? आपको इसका राइट आंसर बताइए। 39 इसका राइट आंसर क्या है बताइए फटाफट। 39 प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर लियोन मेसी है। लियोन मेसी ने जो दोस्तों 2022 में विश्व फीफा कप में गोल्डन बॉल जीता है, ठीक है। आप इसको लिंक कर सकते हैं कि 2022 में मेसी ने गोल्डन बॉल जीता, ठीक है। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सरपाल सिंह को, ऑप्शन बी है जुड़ फेलिक्स सेबेस्टियन को, ऑप्शन सी है रोमेश पठानिया को और ऑप्शन डी है मर्जी पटेल को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है रोमेश पठानिया जी को हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 में लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, यानी इन्हें प्रदान किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? रोमेश पठानिया। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए है अमीरी, ऑप्शन बी है अंतर क्रियाशीलता, ऑप्शन सी है विश्वव्यापी पहुंच, ऑप्शन सी डी है सर्व विद्यमता, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों विश्वव्यापी पहुंच है। विश्वव्यापी पहुंच इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम समक्ष है? विश्वव्यापी पहुंच, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? रोबोट का फायदा नहीं है, ठीक है। रोबोट का कोई प्रॉफिट नहीं है। ऑप्शन ए है वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं हैं और न ही विश्राम करते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि वो नौकरियों को विस्थापित नहीं करते, ठीक है। आप राइट आंसर आप समझ गए। इसका राइट आंसर लगाइए ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना भैया, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। ये आपके IQ का टेस्ट होता है, लॉजिक लगाना पड़ता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? क्या पूछा उसने? सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क, ऑप्शन ए सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ऑप्शन बी स्पष्ट कंटेंट लिखना, ऑप्शन सी छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, और ऑप्शन डी है लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्त किए गए कंटेंट बनाना। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट करके कमेंट करिए। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ठीक है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सबसे इजी और सरल है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। कोई भी चीज़ का प्रचार करना है दोस्तों तो आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिक इसका प्रचार और भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, साइबर सुरक्षा की विशेषता है, यस साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं अनुपालन करना,
बी आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा करना, ऑप्शन सी खतरे की रोकथाम करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको तो इसका राइट आंसर पता ही चल गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो साइबर सुरक्षा की विशेषता यही है कि वो ये अनुपालन भी करवाती है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा करवाती है, खतरे की रोकथाम भी करती है। इसके लिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक और बैठता है? ऑप्शन ए है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, ऑप्शन बी है नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, ऑप्शन सी है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ई वाणिज्य में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग को, ऑप्शन बी है जॉन मैकार्थी को, सी है ब्लेज पास्कल को, डी है डार्थ माउथ को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो जॉन मैकार्थी है, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा, बी है कोर्टाना, सी है सीरी और डी है कोटेसा। 47 इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी है कोटेसा। कोटेसा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है जेनर डायोड का, ऑप्शन बी है वेरेक्टर डायोड का, ऑप्शन सी है टनल डायोड का, ऑप्शन डी है टायस्की डायोड का। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है टायस्की डायोड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो दोस्तों ऑप्शन ए तापीय सक्रियता, ऑप्शन बी है संघट्ट आयनीकरण, ऑप्शन सी है प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्शन डी है अशुद्धि अंतक्षेप। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अशुद्धि अंतक्षेप। इसको टिक कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर आपको, इसके आंसर की जो मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसमें। आगे चले हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? डेटा, एल्गोरिज्म, लोग या क्षमता। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें पक्षपात का स्रोत नहीं है डेटा, एल्गोरिज्म या लोग या क्षमता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो क्षमता, क्योंकि डेटा, एल्गोरिज्म और लोग, क्षमता इससे मतलब इसका स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम फटाफट, क्योंकि अभी हमारे पास और भी पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हम 50 पे आए हैं, जो हमें 100 करना है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? दोस्तों तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दोस्तों, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है पंजाब। दोस्तों यहाँ पे आप नोट डाउन करने वाली बात ये है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, पंजाब। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है मेघालय। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? दोस्तों कंबोडिया से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, लाओस से। फिर आपको मैं बता दूं कि किस नदी की बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग नदी की बात कर रहे हैं। तो मिकांग नदी जो दोस्तों आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, या जियोग्राफी आपने अगर भी उसमें अगर आपने नदियों के बारे में जानकारी देखी होगी तो आप बिल्कुल इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी बांग्लादेश से। बांग्लादेश में दोस्तों इस देश से ये नदी नहीं गुजरती, मिकांग नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी?
मिजोरम में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एक बार फिर सुन लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? साक्षरता से मतलब समझ गए ना दोस्तों कि वहाँ की महिलाएं ज़्यादा पढ़ने वाली, मतलब पढ़ने का प्रतिशत था। तो मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर दोस्तों है, इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम में है सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो महिला है वो महिलाओं के साक्षरता दर थी 2011 में। आप याद रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन फिर से आ जाए तो आप बिल्कुल सही करके आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी बात करें दोस्तों? भारत में लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। ऑप्शन बी है देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में प्रमुख स्थान है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 से 21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? क्वेश्चन आपके पास फिर आ गया है दोस्तों कि ये देश में उत्पादकता से रिलेटेड मूंगफली का सबसे ज़्यादा बड़ा, और राज्य की बात करें दोस्तों, देश की नहीं, तो राज्य कौन सा राज्य जहाँ पे मूंगफली ज़्यादा पैदा होती है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। कौन सी जगह पर मूंगफली ज़्यादा पैदा होती है? क्वेश्चन आ गया 2020-21 का। आप राइट आंसर मुझे कमेंट करिए फटाफट मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों। गुजरात है वो राज्य जहाँ पर मूंगफली की ज़्यादा पैदावार होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एटलस की बात कर रहे हैं दोस्तों, एटलस की बात कर रहे हैं दोस्तों। एटलस जो है महाद्वीप, एटलस पर्वत, ठीक है, वो किस महाद्वीप पे स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। फटाफट करके मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर बताइए फटाफट दोस्तों। क्या आएगा इसका राइट आंसर? अफ्रीका में दोस्तों एटलस पर्वत जो है कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? इसका अफ्रीका में है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी है अल्पाइन, या ऑप्शन सी है उपोष्ण चीड़ वन, या डी है तटीय या ज्वारीय वन। सुंदरबन जो है वो किस प्रकार के वन है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, फिर मैंने आपको बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन बी है अल्पाइन वन, ऑप्शन सी है उपोष्ण चीड़ वन, ऑप्शन डी है तटीय ज्वारीय वन। बहुत सारे जन तो जाके लगा देंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जबकि इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तटीय या ज्वारीय वन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 90 ईस्ट रीच निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? 90 डिग्रीज पूर्व रीच निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। एक बार फिर मैं आपको सुना देता हूँ। 90 डिग्री पूर्व रीच निम्नलिखित में से कि कौन से महासागर में स्थित है? ऑप्शन है
आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन डी है हिंद महासागर में, जो 90 पूर्व ईच जो रीच जो मतलब महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर है दोस्तों? ऑप्शन डी हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। ऑप्शन सी है वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता की देश की कुल क्षमता के लगभग 24% थी। ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, पवन ऊर्जा में क्षमता में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। दोस्तों आप बोलो पवन ऊर्जा कहाँ पर है? दोस्तों आप देवास चले जाइए, देवास में आपको पवन चक्कियाँ लगी हुई दिखेगी। ठीक है, देवास से जुड़े हुए जो भी मतलब जो भी क्षेत्र है वहाँ के आसपास के उन क्षेत्रों में आप देखिएगा वहाँ बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन बी है डी है भूटान। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी थाईलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 से 6 अगस्त 1942। सभी को इसका राइट आंसर मालूम है कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 9 अगस्त 1942 को इज द राइट आंसर है। ठीक है, 9 अगस्त 1942। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? आप बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है? पोथी है दोस्तों ये कबीर के द्वारा लिखी गई है। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम करने वाले और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोग यही वाला जो है ये चिपका देते हैं। और ये पंक्ति किसने लिखी है दोस्तों? ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर के द्वारा लिखी गई है। कबीर ऑप्शन इसका राइट है वो कबीर। ठीक है, फिर हम चलते हैं वापस उसी जगह जहाँ पर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1336 एडी में, ऑप्शन बी है 1236 एडी में, ऑप्शन सी है 1436 एडी में, ऑप्शन डी है 1316 एडी में। एडी मतलब ईस्वी होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैं इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट बता दूं। आपको इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए है 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों है वो 1336 में हुई है। आप बिल्कुल आप इसको हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? 3 कठिया पद्धति, रेयतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि या नीलकारी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट करके मुझे कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए 3 कठिया पद्धति को नील की खेती के नाम से भी जाना जाता था। इस राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? फटाफट करके मुझे बताइए। महाराष्ट्र में दोस्तों परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है? ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक।
फिर दोस्तों ये टेंशन थोड़ा देने वाली चीज़ आ गई, क्योंकि आपको किताबों के लेखक के नाम भी याद रखना है और यानी पढ़ना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो अल बरूनी है। ठीक है, क्या है? अल बरूनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, प्रार्थना समाज की स्थापना खालिस्तान में हुई। यानी ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो सकता है ऑप्शन ए बंगाल हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुई दोस्तों? महाराष्ट्र में। इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 से 63, 12 से 53, 23 से 63, 23 से 53। परंपरा के अनुसार अलवारों और नए नारों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आप सिलेबस को नहीं पढ़ोगे और सिलेबस के हिसाब से स्टडी नहीं करोगे, तो आपको थोड़ा हो सकता है कठिन लगे। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं ठोका, कमेंट नहीं किया, या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों कर दो यार, मेहनत लगती है इसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? दोस्तों संथाल विद्रोह के नेता जो है, मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता दूं, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धो थे। वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। आप बोलोगे सर आपने 68 का तो राइट आंसर बताया नहीं, आप ऑप्शन नहीं बताया, इसका मतलब यही है कि दोस्तों आपको बताना है, आपको नहीं पता है, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 से 63। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध की गुफाएं स्थित नहीं है? आप फटाफट एक बार में बता देंगे। अजंता में है, बाघ, सांची, बालसार में है। तो कहाँ पे नहीं है दोस्तों? बालसार में नहीं है। किसकी? बुद्ध की गुफाएं अजंता में है, सही है। बाघ में है, सांची में है। तो कहाँ पे नहीं है? बालासोर में नहीं है। राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? डी। फटाफट बता दीजिए मुझे। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जो है ये टॉपिक अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि जब हमारे प्रदेश की, हमारे देश की मिट्टी की बात होती है तो मुझे बिल्कुल गर्व महसूस होता है। पहला ऑप्शन मैं आपको देने से पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अनेस्ट कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? फटाफट करके मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे सर कौन सी जगह थे, मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है कौन सी जगह है, ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? बताइए फटाफट, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। ऑप्शन इसके उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 व 2। ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है केवल 2 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3। अब मुझे इसके बारे में थोड़ा मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल बता सकता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ये बिल्कुल गलत है उत्तर है, क्योंकि लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसी के साथ में अगला है, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल भैया, क्योंकि हम भी मालवा के क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर पश्चिम जो हमारे से सटके है, तो हमें ये बिल्कुल पता है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी है। तो ये अब मैं आपको इस चीज़ से मैं एक ही चीज़ से आपको बता दूं कि लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। यहीं से हम पता चल सकता है कि हमारा जो आंसर कौन सा सही है गलत है। लेकिन फिर भी हमने जब यहाँ से इसको देख ही लिया है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो भैया इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित जिलों में मैग्नीज किस बड़े भंडार किस में है? दोस्तों वो उस जगह पे मैं जा चुका हूँ, और वो दोस्तों मैं आपको नाम बता देता हूँ। ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी है नीमच, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है दमोह।
दोस्तों बालाघाट में मैग्नीज की जो खदानें हैं यानी मैग्नीज के बड़े भंडार वहाँ पर है। कहाँ पर है? बालाघाट में। इसका जो राइट आंसर है वो बालाघाट इसका राइट आंसर है। बालाघाट में मैग्नीज के बड़े भंडार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में नहीं है? शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना से कम हो जाता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? फटाफट करके मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया के जिलों में तापमान कम रहता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरैना दतिया में इसका तापमान जो कम रहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तापमान इसका जो बिल्कुल मीडियम रहता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आपके लिए दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, लंबा है तो पढ़ेंगे तभी तो आप कुछ ना कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है धसान, ऑप्शन सी है वेकवस, ऑप्शन बी है डी है बनास। क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट बताइए। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? वो दोस्तों बेतवा नदी की। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर इसका यही बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है बेतवा। ठीक है, फटाफट करके बताता हूँ मैं। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? चंबल, सोन, केन, नर्मदा। तो दोस्तों अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य, अखरानी और मथवार पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जिनके बीच में गहरी कंदरा बनाई है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों नर्मदा नदी। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? वो दोस्तों वो है नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नरसिंहपुर, ऑप्शन बी है मंदसौर, ऑप्शन सी है मंडला, ऑप्शन डी है छतरपुर। एक बार फिर, कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला या छतरपुर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? सीधी सी बात है, कहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है? तो दोस्तों में क्या हो सकती है आपके हिसाब से? फटाफट बताइए मुझे। इसका राइट आंसर है दोस्तों मंडला। ठीक है, मंडला में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो वर्षा प्राप्त करता है कहाँ पे? मंडला में। ठीक है, मंडला इसका है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र अधिक है? रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वन प्रतिशत की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन है रतलाम, ऑप्शन बी है श्योपुर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी है इंदौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्योपुर। श्योपुर में दोस्तों जो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से जिले में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई जो होती है कुएं और ट्यूबवेल से होती है। कैसे होती है? आप बोलोगे सर नहरें और तालाब से होती है या नदियों से होती है। तो दोस्तों हम बात पूरे मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, हम एक जगह की नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है दोस्तों? तो वो है कुएं एंड ट्यूबवेल। कुएं और ट्यूबवेल से जो है दोस्तों ये यहाँ पे सिंचाई होती है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है, यहाँ के जमाव में अभ्रमक सिलिका मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें से? ऑप्शन ए आएगा, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, बिल्कुल गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, इसी के बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों को कौन सा गलत है?
सिंचाई परियोजना और जिला। बारना सिंचाई परियोजना का नाम है बारना, वो जिला है रायसेन। कोलार है परियोजना, जिला है सीहोर। सुक्ता है योजना, बैतूल है जिला का नाम। और पुनासा जो है सिंचाई का नाम है, सिंचाई परियोजना, और जिला है वो खंडवा। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? हमसे सही नहीं पूछ रहा है दोस्तों, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सही को ठोकाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि गलत युग्म कौन सा है। सही युग्म पूछता है तो हम फट से बता देते दोस्तों। अब लेकिन वो पूछा है उसने कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत के लिए समझ रहे हो ना, क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सुक्ता जो है वो सी, सुक्ता सिंचाई परियोजना सुक्ता जो है वो बैतूल ज़िले में लगता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सुक्ता बैतूल में नहीं आती है ये परियोजना, ठीक है। बारना रायसेन में आती है ये परियोजना, सही है। कोलार सीहोर में आती है। और पुनासा तो भैया अब हमको पता ही है कि पुनासा खंडवा में आता है। तो सुक्ता जो है बैतूल में आता है। तो ये आंसर जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आप इसे टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में, किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से किसने एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा में जिसे आप संविधान में स्थायी बनना चाहते हैं? किसने बोला था दोस्तों? किसके शब्द है बताइए फटाफट। न्यायमूर्ति PN भगवती के, जवाहरलाल नेहरू के, या डॉक्टर AS रामाकृष्णन के, डॉक्टर BR अम्बेडकर के? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपको बिल्कुल थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि ये शब्द किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट चल देते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों प्रदान करता है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, ठीक है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति की बात हो रही है दोस्तों। तो 83 इसका आएगा अनुच्छेद 61, ठीक है। क्या आएगा? अनुच्छेद 61। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? ऑप्शन ए है बढ़ी हुई स्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी। ऑप्शन सी है आर्थिक विकास की कमी। और ऑप्शन डी है उच्च बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? इनमें से कौन सा है दोस्तों? फटाफट बताइए। विदेशी व्यापार का लाभ, विदेशी व्यापार का लाभ क्या हो सकता है दोस्तों? बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण हमें विदेशी व्यापार से लाभ हो सकता है, क्योंकि जो कंपटीशन जो चल रहा है उसमें बढ़ी हुई स्पर्धा के कारण हमें औद्योगिक विकास में विदेशी व्यापार का लाभ जो हमें बढ़ी हुई स्पर्धा के कारण मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम। टिक लगा लिया होगा आपने, नहीं लगाया तो ऑप्शन ए लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन 1969, ऑप्शन डी है 1992। किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों? मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है 1935 में किया गया, ये मुझे लगता है। लेकिन इसका राइट आंसर जो है ये नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे जब भी लगता है वो बिल्कुल गलत ही लगता है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए 1949। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1935 में SBI का किया गया। इसलिए मेरा क्या अकाउंट SBI में, मुझे SBI का ही मतलब लगता है कि SBI का ही है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? अनुच्छेद 222, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 237। इसका राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन ए 222। ठीक है, ये टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को, 28 अप्रैल 1947 को, सी ए 22 जनवरी 1947, डी ए 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू ने इसका उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान में सभा में इसका प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है। ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, ऑप्शन बी है 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं, ऑप्शन सी है SC/ST के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, और उपयुक्त डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना है। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करना जो है वो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी है 1909 के पार्लियामेंटो सुधार। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 भारत सरकार अधिनियम। किसका है ये अधिनियम? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का है, और इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1919 भारत सरकार अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ मैं आपको। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरीके से लोगों की इच्छा को प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था क्या, या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू, या एनी बेसेंट के द्वारा? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको राइट कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है नृत्य में, ऑप्शन सी है संगीत में, ऑप्शन डी है भारतीय प्रवासी एवं द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा नामक एवं भूशंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कौन सा है दोस्तों? फटाफट पकड़ के मुझे कमेंट करिए दोस्तों। इसका ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन बी यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ऑप्शन सी है यह विवाह समारोह से जुड़ी है और सजावटी कपड़ा कला है, और ऑप्शन डी सभी कथन सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ऑप्शन अगला प्रश्न है दोस्तों इसका, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्फूर्त के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकलन
दिया हुआ है। ऑप्शन ए भरहुत, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है सोनारी, ऑप्शन डी है धृत सत्तारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से? भोपाल से, इंदौर से, सागर या होशंगाबाद से? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंदौर से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक के कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरा का विवरण दिए गए? अल बराही, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न बतूता। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों अल बरूनी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? संकेत रामायण कथा संग्रहालय ओरछा में है, यस बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सजन पीठ उज्जैन में है, बुद्धि मुक्ति बोध सजन पीठ सागर में है, तुलसी शोध संस्थान भोपाल में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसी शोध संस्थान जो भोपाल में, ये बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन ये इसका युग्म जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? दोस्तों सूर्योदय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रभा, ऑप्शन सी लोकमत, ऑप्शन डी है संध्या। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ऑप्शन ई है डोकरा कला, ऑप्शन बी गोंड चित्रकला, ऑप्शन सी पिथौरा चित्रकला, ऑप्शन डी है बाग प्रिंटिंग। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन बी है गोंड चित्रकला से। गोंड चित्रकला से आनंद सिंह और धनैया बाई का संबंध है चित्रकारों से, गोंड चित्रकारों से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला जो है हमारा लास्ट, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दसपुर से, बेसनगर से, माहिष्मती से या अवंती से? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दसपुर से। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।